हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है। वॉर इंडस्ट्री माने युद्ध के उद्योग। युद्ध के उद्योग माने हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां। मैं कुछ नाम लेता हूं आपको। एक बहुत बड़ी कंपनी है रैथियन कॉरपोरेशन, हजारों अबज डॉलर के हथियार हर साल बनाती है। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है हथियार बनाने वाली। दूसरी नंबर की जो कंपनी है अमेरिका की, एक्सॉन, हथियार बनाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी। तीसरी अमेरिका की कंपनी है फोर्ड। आपको जानकारी है कि फोर्ड कार बनाती है। कार बनाना तो छोटा सा धंधा है उसका, जो कुल धंधा है उसके 5% में वो कार बनाते हैं। 95% इन्वेस्टमेंट उनका वॉर इंडस्ट्री में है, फोर्ड का। उससे भी बड़ी एक अमेरिकन कंपनी है जीएम, जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स के बारे में आपको माहिती है कि ये भी कार बनाती है। कार बनाती है, लेकिन कार बनाना उनका संपूर्ण बिजनेस नहीं है, उनका बड़े बड़े मिसाइल बनाने का बिजनेस। तो रैथियन है, फोर्ड है, जीएम है, एक्सॉन है। ऐसी मैंने अमेरिका की 50 कंपनियों की एक यादी बनाई है, और उन 50 कंपनियों का एक साल का हथियार बनाने का जो कुल खर्चा है वो दुनिया के 150 देशों के बजट से ज्यादा है। इतना भयंकर उनके यहां वॉर इंडस्ट्री है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वॉर इंडस्ट्री में है, हथियार उद्योग कहते हैं उसको वहां। और अमेरिका में उसको सैटेलाइट इंडस्ट्री कहते हैं। सैटेलाइट इंडस्ट्री माने मुख्य उद्योग। सैटेलाइट का अर्थ ये उपग्रह नहीं होता, सैटेलाइट का एक अर्थ होता मुख्य, सबसे केंद्र। जैसे हम भारत के बारे में कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो माने एग्रीकल्चर हमारे लिए सैटेलाइट इंडस्ट्री है। अमेरिका युद्ध प्रधान देश है, उनके लिए वॉर इंडस्ट्री सैटेलाइट इंडस्ट्री। अब अमेरिका में क्या होता है, हथियार भयंकर बनते हैं, लेकिन वो हथियार जब नहीं बिकते तभी मंदी आती है। क्योंकि हथियार बन रहा है तो बिकना ही चाहिए, नहीं बिकेगा तो कारखाने बंद है, कारखाने बंद है तो मजदूर बेकार है, और हथियारों के कारखाने बंद तो स्टील वाले कारखाने भी बंद, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, केमिकल इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है, सीमेंट इंडस्ट्री हथियार उद्योग के लिए माल सप्लाई करती है। तो सैटेलाइट इंडस्ट्री जब खतरे में आती है तो अमेरिका के 90 दूसरे उद्योग खतरे में आ जाते हैं। 90 इंडस्ट्रीज अमेरिका में है जो वॉर इंडस्ट्री पे टिकी हुई है। एक ही इंडस्ट्री है अमेरिका में जो वॉर इंडस्ट्री पे नहीं टिकी हुई है, जिसको कॉस्मेटिक्स या ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। बाकी सभी इंडस्ट्रीज उनकी वॉर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। अब अमेरिका में क्या होता है कि हर 25-30 बरस के बाद ऐसा होता है, एक साइकिल है वहां पर। आप अगर ध्यान दें तो भयंकर मंदी आई 1905-1910 के बीच में, भयंकर मंदी अमेरिका और यूरोप में। फिर क्या हुआ, उस मंदी को दूर करने के लिए पहला विश्व युद्ध उन्होंने लड़ा 1914 में, जो शुरू हुआ और 1917 तक चला, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़कर अमेरिका ने अबजों डॉलर पंप कर दिया वॉर इंडस्ट्री में, उनकी मंदी दूर कर ली उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि 15-20 वर्षों में ये साइकिल रिपीट होता है। तो फिर क्या हुआ, 1930 में फिर मंदी आ गई, जिसको अंग्रेजी में ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन भी कहते हैं। अर्थशास्त्र के कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनको तो पढ़ाया जाता है ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन 1930। तो भयंकर मंदी आ गई 1930 में। फिर अमेरिका ने क्या किया, यूरोप ने क्या किया, उस 1930 की मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर किया, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। और दूसरा विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ पर्ल हार्बर नाम की अमेरिका में एक जगह है, वहां पर अटैक हुआ। तो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तो फिर विश्व युद्ध भड़क गया। दिखाया ये जाता है, बताया ये जाता है कि पर्ल हार्बर पर अटैक जापानियों ने किया, लेकिन अमेरिका के ही कुछ खोजी पत्रकारों ने अभी 3-4 बरस पूर्व ये निकाल दिया और सनसनी फैला दी पूरी दुनिया में कि 1941 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू करने के लिए पर्ल हार्बर पर अटैक अमेरिका ने खुद ही करवाया, अपने ही ऊपर अटैक करवाया। तो फिर आप पूछोगे जापानियों की थ्योरी क्या थी। जापान के कुछ नागरिकों को जबरदस्ती हवाई जहाज में बिठाया गया और उन हवाई जहाजों से बमबारी कराई गई। तो सारी दुनिया में ये संदेश गया कि जापान ने अमेरिका पर हमला बोल दिया है, तो अमेरिका ने उसी का बदला लेने के लिए जापान पर हमला बोला, जिसमें 2 एटम बम उन्होंने गिरा लिए।
और 2 एटम बम गिराने के पहले भरपूर युद्ध लड़ा। रूस, ब्रिटेन और ये सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक बाजू में मित्र देश, दूसरे बाजू में शत्रु देश। 3 साल भयंकर युद्ध चला, 1941 से लेकर 1944। और 1944 में जब युद्ध धीरे धीरे कम हुआ, तो क्यों कम हुआ, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों के सारे गोडाउन खाली हो गए, इसलिए शांति हो गई। और शांति भी कैसी जबरदस्त हुई, दुनिया में एक पीस उन्होंने बनाया, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस बोला। और उस वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट निकला, आउटपुट निकला, वो यूनाइटेड नेशंस बन गया। और यूनाइटेड नेशंस को ये कहा गया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की युद्ध की लड़त के बाद अपनी मंदी को कम कर लिया। अब वो मंदी कम हो गई, फिर उसके बाद अब फिर मंदी आ गई अमेरिका में। अब मंदी आई है तो फिर उनको युद्ध लड़ना है। बीच में भी एक बार मंदी आई थी 1980 के आसपास, तो उस मंदी को दूर करने के लिए उन्होंने इराक और ईरान को आपस में लड़वा दिया। 10 साल दोनों कुत्ते की तरह से लड़ते रहे। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, ईरान और इराक का जो युद्ध हुआ वो कैसी बात से शुरू हुआ। मैं आपको एक सच घटना बताता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट नाम का एक अखबार, वो अखबार में एक दिन खबर छपी कि ईरान और इराक के बीच में एक तेल क्षेत्र है जिसको शत अल अरब कहते हैं, वहां भयंकर तेल छुपा हुआ है। खबर छपी अखबार, अमेरिका के अखबार। अब जैसे ही ये खबर छपी तो इराक की सरकार को मालूम हुआ कि हमारे देश में कोई इलाका है जहां बहुत तेल है। ईरान को भी लगा कि हमारा भी एक इलाका है, वहां पर बहुत तेल है। वो इलाका था बफर जोन के इलाका। बफर स्टेट एक ऐसा इलाका होता है जिसमें किसी भी देश का कब्जा नहीं होता, दोनों देश चाहे तो उसको समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो नो मैन्स लैंड होती है ज्यादातर, जो बफर स्टेट होती है। तो शतल अरब में तेल छुपा है, तो इराक ने कहा ये हमारा है, ईरान ने कहा ये हमारा है। तो अमेरिका बीच में चौधरी बन के आया। उसने कहा भाई आपस में लड़ते क्यों? तो उसने कहा क्या करें, तो यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव ले आओ। तो दोनों ने कहा ठीक है प्रस्ताव ले आओ। तो यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आया, तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि अरे अब कैसे तय किया जाए, तेल किसका है, क्षेत्र किसका है, तो ऐसा करिए आप युद्ध लड़ लीजिए आपस में। बाकायदा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात आई कि आप युद्ध लड़ लो। तो ईरान इराक दोनों तैयार हो गए। अमेरिका यही चाहता था। अब ईरान इराक ने जब युद्ध की तैयारी शुरू की तो अमेरिका की हथियार बेचने वाली कंपनियों के मजे आ गए। उन्होंने इराक को भी हथियार बेचे, ईरान को भी बेचे, धुआंधार। इधर से सप्लाई ईरान को, उधर से इराक को। और अमेरिका की कंपनियों ने ग्रुप्स बना लिए, कुछ कंपनियां इराक के समर्थन में, कुछ ईरान के समर्थन, धुआंधार हथियार बेचे। और 10 बरस युद्ध चला। और 10 बरस के युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे के 80 लाख नागरिक मार लिए। फिर भी फैसला नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा। 10 बरस युद्ध चला, 80 लाख लोग मरे, कोई फैसला नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा। फिर सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई और उसने कहा भाई फैसला कर लो आपस में। तो पहले भी हो सकता था, लेकिन कहा युद्ध लड़ लो। अब कहा फैसला कर लो। फैसला करने की बात तब आई जब हथियार खत्म हो गए, गोडाउन्स खाली हो गए, रातों रात पैदा नहीं हो सकते, तो चलो फैसला करो। तो फैसला हुआ। तो फैसला क्या किया अमेरिका ने चौधरी बनके कि अगर तेल है तो खोदते हैं उसको, आधा आधा बांट लेंगे। अब ये बात तो पहले भी समझ में आती थी, आधा आधा बांट लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दोनों देशों के बीच तेल खुदाई का काम शुरू हुआ, तो ठेका किसको मिले वो सवाल आया। तो अमेरिका ने हमारी कंपनियों को दे दो ठेका। न इराक को ईरान पर भरोसा, न ईरान को इराक पर भरोसा। दोनों एक ही सभ्यता के देश हैं, एक ही जाति के हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन हो गए कट्टर। तो उनका भरोसा नहीं एक दूसरे पे। तो अमेरिका की उसमें लाग लग गई। वो जो बिल्ली बंदर की कहानी है ना, वो आप जानते, 2 बिल्ली लड़ती थी, एक बंदर था, और वो एक की रोटी खाता था, वो दूसरे की भी। तो वो कहानी में पूरी रोटी बंदर ही खा गया, बिल्लियों को कुछ नहीं है। वही हुआ इसमें ईरान इराक के साथ। तो अमेरिका ने कहा हमको दे दो धंधा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दोनों अमेरिकी कंपनियां जिन्होंने युद्ध के लिए हथियार बेचे थे, उन्हीं को तेल निकालने का ठेका भी मिला। अब उन कंपनियों ने तेल खोदना शुरू किया, माने ड्रिलिंग शुरू की। और जब करते गए 2-3 बरस के बाद कहा कि यहां कुछ भी तेल नहीं है। हो गया काम। अब जब ये तय हो गया कि इसमें कुछ भी तेल नहीं है, तो ईरान इराक वालों ने सिर पे माथा अपना पीटा कि हम पागलों की तरह से लड़ते रहे, अब यहां कुछ भी तेल नहीं।
तब इराक के राष्ट्रपति, जिसका नाम है सद्दाम हुसैन, उसने कहा कि अमेरिका ने हमको लड़वाया, ये खलनायक है, ये विलेन है। तब से वो अमेरिका के खिलाफ हो गया। तो अब अमेरिका कहता सद्दाम हुसैन को मार दो, क्योंकि वो अब अमेरिका की पोल खोलता है, इसलिए उसको मार दो। अब वो क्या है तमाशा सारा कि सद्दाम हुसैन ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के ऊपर केस किया, क्योंकि खबर वहां छपी थी कि यहां भयंकर तेल है। अखबार में खबर छपी थी, अखबार वाले गए और कोर्ट में माफी मांगाए कि हमारे से गलती हो गई। बस किस्सा खत्म हो गया, कोर्ट में छोड़ दिया हम, क्योंकि मुकदमा अमेरिका की कोर्ट में हुआ। क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट अखबार जो है, उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन का वो है ना, हर एक अखबार का अपना एरिया होता है, तो वो कहते हैं हमारा एरिया तो अमेरिका है। तो गए वो केस करने, अमेरिका के जज ने उनको माफ कर दिया, भाई गलती हो गई। लेकिन उनकी गलती से 80 लाख लोग मर गए, इसकी माफी उन्होंने कभी नहीं मांगी। वो सारा खेल क्यों किया गया? अमेरिका को मंदी दूर करनी थी, हथियार बेचना था, तो वो सब खेल हो गया। अब देखिए, मैं आता हूं अब की घटना। अभी 3-4 दिन पहले फिर घटना हुई है, 2 टावर ध्वस्त हो गए 110 मंजिल के। अब कहा जाता है कि अतिरेकियों ने उसको तोड़ दिया, हालांकि सबूत उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं मिला कि किसने तोड़ा, किसने बम मारा। लेकिन मैं मेरे मन की बात आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि वो थोड़े दिवस के बाद आपको सच साबित हो जाए। मुझे मन में ऐसा लगता है, मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि ये टावर अमेरिका ने खुद तोड़वाए। आप पूछोगे क्यों तोड़वाए? मैं आपको 3 प्रश्न रख रहा हूं और आप उन पर ध्यान से सोचें। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जिन टावरों को तोड़ा गया उसके लिए जहाज अपहरण किए गए। अमेरिका का एक हवाई अड्डा बोस्टन, अमेरिका का दूसरा हवाई अड्डा लॉस एंजलिस और अमेरिका का तीसरा हवाई अड्डा जिसको वॉशिंगटन डीसी। वो ये कहते हैं कि बोस्टन से जहाज अपहृत हुआ, लॉस एंजलिस से अपहृत हुआ। ये दोनों ही ऐसे हैं जहां भयंकर सिक्योरिटी है, परिंदा पर नहीं मार सकता। मजाल क्या कि एक चिड़िया वहां पर ऐसी फटक जाए, बोस्टन और लॉस एंजलिस दोनों, और वहां से 4-4 जहाज अपहृत हो गए और 1 घंटे तक पता ही नहीं चला। अमेरिका में सिक्योरिटी का सिस्टम ऐसा है कि जहाज अपहरण होने के 15-17 मिनट में खबर मिल जाती है कि उसका अपहरण हो गया, 1 घंटे तक खबर ही नहीं। अच्छा, और जो जहाज अपहृत हुए वो अपहरण के बाद सीधे जाकर टकराए। 1 घंटे तक उन्होंने उड़ान भरी और 1 घंटे उड़ान भरी सिर्फ अमेरिका की एयर स्पेस में, और दूसरे देश में नहीं गए वो। आप जरा ध्यान दीजिए, अमेरिका के ही एयर स्पेस में वो 1 घंटे उड़ते रहे। तो नीचे ये रडार पर बैठने वाले लोगों को क्या सांप सूंघा हुआ था उस समय? ये जो रडार पर लोग बैठते हैं उनको 1-1 सेकंड की खबर रहती है। आप जानते हैं जहाज उड़ता है तो वहां के कुछ नियम हैं। जहाज जब उड़ता है ऊपर स्पेस में तो उसकी रोड्स होते हैं, जैसे हमारे यहां सड़क के होते हैं ना, सड़क का नियम है, एक सड़क पर एक कार चल रही है, दूसरे वहां क्या केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं। स्पेस में केव्स बनाई जाती हैं, गुफाएं। ये जो रडार पर लोग बैठते हैं उनको 1-1 सेकंड की खबर रहती है। आप जानते हैं जहाज उड़ता है तो वहां के कुछ नियम हैं। जहाज जब उड़ता है ऊपर स्पेस में तो उसकी रोड्स होते हैं, जैसे हमारे यहां सड़क के होते हैं ना, सड़क का नियम है, एक सड़क पर एक कार चल रही है, दूसरे वहां क्या केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं। स्पेस में केव्स बनाई जाती हैं, गुफाएं, और हर एक जहाज के लिए एक गुफा निर्धारित होती है। वो उसी गुफा में जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता। और फिर उसको अगर अपना पाथ चेंज करना है तो नीचे पहले टावर पर, कंट्रोल टावर पर वो मैसेज देगा कि मुझे मेरा पाथ चेंज करना है। तो नीचे से ऑर्डर मिलेगा कि करो, तब वो एक गुफा छोड़कर दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में, या ऊपर से नीचे आता है। ये सब नीचे कंट्रोल टावर से रहता। आप जरा ध्यान देना। और अमेरिका के लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम दुनिया में हाईली एफिशिएंट है, कंट्रोलिंग सिस्टम उनका बहुत एफिशिएंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके कंट्रोल टावर में बैठे हुए हर आदमी को मालूम कि जहाज उड़ा है और उड़कर गया है, और वो जाकर फिर देखिए आप कि एक जहाज जो टकराया, जिसका दृश्य आपने बार बार देखा है, मैंने तो एक ही बार देखा, उसने 270 पे टर्न किया है। ऐसे एक तरफ जा रहा है और 270 टर्न किया है। इतना टर्न जो है कोई बहुत ही मशहूर या बहुत एक्सपर्ट पायलट ही ले सकता है। आतंकवादी तो सवाल ही नहीं उठता कर ले।
कोई अतिरेकी उसको टर्न कराने प्रश्न ही नहीं उठता। वो टर्न जो है बहुत व्यवस्थित लिया गया है, और बहुत व्यवस्थित टर्न के बाद वो जा रहा था वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस की तरफ। 270 टर्न लेके वो घुस गया पेंटागन में। और मैं आपको पेंटागन की बात बताऊं, पेंटागन है डिफेंस मिनिस्ट्री, वहां पर बम्स और गन्स लगे रहते हैं हमेशा। वहां पे 4 गन्स हैं चारों तरफ दिशाओं, 4 उनके मेजर वो हैं एंट्री पॉइंट, चारों तरफ गन्स हैं, और वो गन्स ऑटोमेटिक हैं, और वो गन्स की जो मार है वो 2.5 किलोमीटर ऊपर तक है। वो गन्स क्या होता है, जैसे ही कोई जहाज पेंटागन के आसपास आया वो अपने आप चालू हो जाती है और मार देती है वहीं आकाश में। तो वो गन्स क्या कर रही थी भाई, और एक नहीं, चारों एक साथ फेल हो गई। मान सकते हैं 1 फेल हो गई, 2 फेल हो गई, 3 फेल हो गई, चारों फेल हो गई। चारों गन्स अगर फेल हो गई तो फिर अंदर के जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया उनको? क्योंकि ये तो सिक्योरिटी का मामला। और सबसे मजे की बात जो हैरान करती है मुझको और आप सबको, शायद आप सोचें कि भाई अगर ये अटैक हो रहा था तो टीवी वाले कैसे पहुंच गए? कहां से पहुंचे टीवी? आप ध्यान दो, पहले जहाज की रिकॉर्डिंग बराबर है और दूसरे की तो खैर है ही। तो इसका अर्थ यह है कि पहला जहाज अटैक करने जा रहा है तो टीवी वालों को मालूम था, तो कैमरा लेके तैयार बैठे थे। और दूसरा जहाज उसके 10 मिनट के बाद आया, तब तो खैर मालूम ही होगा उनको। दोनों ही रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ साफ हैं। अगर पहले जहाज के टकराने की रिकॉर्डिंग नहीं होती तो मैं मान लेता कि ये कुछ घोटाला है, गड़बड़। लेकिन पहले जहाज की बराबर रिकॉर्डिंग है। पहला जहाज स्ट्राइक कर रहा वो दिख रहा है, दूसरा भी स्ट्राइक कर रहा वो भी दिख रहा है, और तीसरा वो पेंटागन का तो खैर है ही। तो ये सब बहुत सोचे समझे गए प्लॉट के साथ हुआ है, बहुत सोच समझ के हुआ है। ये अचानक से कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसको एक्सीडेंट नहीं मानता, मैं इसको सोचा समझा गया अमेरिका का एक्सपेरिमेंट मानता हूं। अच्छा आप देखो एक और मजे की बात, जैसे ही अटैक हो गया आप जरा ढूंढो उस समय जॉर्ज बुश कहां था? वॉशिंगटन डीसी में था ही नहीं, फ्लोरिडा में था। फ्लोरिडा बहुत दूर है वहां से। क्यों था फ्लोरिडा में? क्या काम था उसको? तो कहते छुट्टी मनाने गया था। तो अभी महीने भर पहले छुट्टी मना के लौटा था। क्या हर महीने छुट्टी पे जाता? जॉर्ज बुश महीने भर पहले 21 दिवस की छुट्टी मना के लौटा, फिर महीने चला गया क्या? तो काम नहीं करता इसका माने वो हर महीने छुट्टी लेता रहता। तो कहा गया कि वो छुट्टी मनाने फ्लोरिडा गया हुआ था। अच्छा फ्लोरिडा नहीं गया हुआ था। मेरा ऐसा अनुमान है जो चूक गया वो ये कि जॉर्ज बुश की प्लानिंग या अमेरिका की प्लानिंग ये थी कि व्हाइट हाउस को अटैक कराना, इसलिए उसने व्हाइट हाउस खाली कर दिया था पहले ही। जॉर्ज बुश तो छुट्टी पे गया मान लिया, लेकिन जॉर्ज बुश के सब कर्मचारी भी नहीं थे, व्हाइट हाउस खाली था, क्योंकि तैयारी थी अटैक कराने की। और व्हाइट हाउस को अटैक कराने का अर्थ क्या है? अमेरिका देखिए और यूरोप, मैं आपको इनकी एक विशेषता बताता हूं। ये लोग ऐसे हैं जो दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो पहले लेजिटिमेसी सिद्ध करते हैं कि ये बिल्कुल लेजिटिमेट है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो लेजिटिमेसी सिद्ध करने में बड़े बड़े प्लॉट रचते हैं, बड़े बड़े वहां पे काम होते हैं। तो पर्ल हार्बर की लेजिटिमेसी सिद्ध करने के लिए जापानियों को बिठा लिया प्लेन में और खुद से अटैक किया खुद के ऊपर। तो सारी दुनिया को लगा कि जापान ने अटैक किया, तो पूरी दुनिया जापान के ऊपर पिल गई। बाद में उनको गलती हुई कि हमसे गलती हो गई। और अब पर्ल हार्बर के बारे में अमेरिका के सब लोग मानते हैं, वहां के हिस्टोरियन भी कहते हैं कि वो भाई हमारा ही अटैक था हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि वो जरूरी है, सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो हम तो मंदी दूर नहीं कर पाते। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की मंदी दूर करने के लिए पर्ल हार्बर का अटैक, और अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है क्योंकि मंदी फिर आई है, उसकी ये पूर्व भूमिका है और तैयारी है। अब इस भूमिका में अमेरिका अकेले नहीं लड़ना चाहता। अमेरिका क्या चाहता है? दुनिया के सब देश उसके साथ आ जाए। नाटो नाम का एक ग्रुप है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 17-18 देश हैं। अमेरिका ये चाहता है कि ये सब मेरे साथ हों। क्यों चाहता है? क्योंकि अमेरिका ये कहता है और मानता भी है कि मैं अकेले लड़ूंगा तो हथियारों की खपत कम होगी, एक ही आर्मी तो लड़ेगी। अब नाटो मिलके लड़ेगा तो 18 गुनी बढ़ जाएगी। और मजे की बात उनकी क्या है
कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पिछले 2-3 दिन में एक ही अभियान किया है, वो ये कि अपनी संसद में रातों रात $40 अरब का बजट पारित कराया है स्ट्राइक करने के लिए, माने हमला बोलने के लिए। और हमला बोलना कहां है? अफगानिस्तान पे बोलना है, सूडान पे बोलना है, लीबिया पे बोलना है। उनका टारगेट पहले से फिक्स है। अफगानिस्तान पे हमला बोलेंगे, लीबिया पे बोलेंगे और ये सूडान पे बोलेंगे। और अगर लग गया हाथ तो फिलिस्तीन पे भी बोल सकते हैं या एक आध किसी और देश पे बोलेंगे। तो उनका भूमिका यह है कि पोलराइजेशन हो जाए दुनिया में, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, ये वो चाहते हैं। इस्लाम एक तरफ हो जाए, इस्लामिक देश एक तरफ हो जाए, क्रिश्चियन देश एक तरफ हो जाए, दोनों मिलकर लड़ें और अच्छे से युद्ध हो तो मंदी दूर हो जाएगी। और मैं आपको बताता हूं, इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों युद्धों का कोई नतीजा नहीं निकला, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर का ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद फिर शांति की बात करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, अभी फिर वही होगा। हो सकता है 2-3 महीने, 4 महीने, या हो सकता है साल भर युद्ध खिंच जाए, साल भर युद्ध के बाद फिर समझौता होगा। क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को संपूर्ण नहीं मिटा सकता। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप नहीं मिटा पाए तो अभी क्या मिटा लेंगे? लेकिन इससे तबाही बहुत भयंकर होगी। हो सकता है 1-8 करोड़ लोग मारे जाएं या उससे भी ज्यादा मारे जाएं। भयंकर तबाही होगी और इनको कोई दर्द नहीं है तबाही होने का। उनको लगता है कि उनका काम पूरा होना चाहिए। और इसमें जब तबाही होगी तो आप जान लीजिए हम और आप भी नहीं बच पाएंगे। ऐसा हम मानकर बैठे हों कि अफगानिस्तान पर अटैक होगा, गलती से कोई मिसाइल दिल्ली की तरफ मुड़ गई तो क्या हो? क्योंकि हो चुका है कई बार। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान पर थोड़े समय पहले हमला किया था। गलती से उनकी एक मिसाइल चाइना के उनके उसमें चली गई थी, एम्बेसी ऑफिस तोड़ दिया था पूरा ऑफिस, मर गए थे उसमें कई चाइन। अमेरिका ने बाद में माफी मांगी थी। तो इसका तो कोई भरोसा नहीं है। कितनी ही गाइडेड मिसाइल्स हो, कंप्यूटर प्रणाली काम करना बंद कर दे तो कहीं का कहीं जाके टकराती और क्या तबाही कर सकती है, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और अगर किसी मिसाइल में केमिकल वेपन्स उन्होंने लगा दिए तो तबाही तो और भयंकर होगी। क्योंकि अमरीकियों का तो चरित्र ऐसा है। वियतनाम में वॉर हुआ था, आप सबको शायद याद होगा जितने बड़े लोग हैं। तो वियतनाम में इन्होंने लाखों लोगों को केमिकल वेपन से मारा था, लाखों लोगों को। बाद में यह भी माना था हमसे गलती हुई थी, क्योंकि निर्दोष लोग बहुत मारे गए थे। तो जब भी युद्ध होता है निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। अब अमेरिका क्या कहता है? ओसामा बिन लादेन हमें चाहिए। भाई तुमको ओसामा बिन लादेन चाहिए तो ओसामा बिन लादेन लाने के रास्ते बहुत सारे हैं। युद्ध लड़ने का ही एक रास्ता थोड़ी है। ओसामा बिन लादेन को पकड़ के अमेरिका ले जाने के लिए बहुत सारे तरीके, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका चाहकर भी ओसामा बिन लादेन को अरेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि लड़ना तो उसी से है ना। अब दुश्मन को ही अरेस्ट कर लेंगे फिर लड़ाई किससे लड़ेंगे? ऐसे ही सद्दाम हुसैन की बात चली थी, तो सद्दाम हुसैन को पकड़ने के 50 तरीके थे, लेकिन उन्होंने कोई तरीका नहीं अपनाया। सद्दाम हुसैन को जिंदा छोड़ा ताकि लड़ने के लिए कोई तो रहे सामने। तो सद्दाम हुसैन भी जिंदा रहेगा, ओसामा बिन लादेन भी जिंदा रहेगा और युद्ध चलता रहेगा ताकि उनके हथियार बिकते रहे। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि इस समय अमेरिका और यूरोप के देशों ने अपनी आई हुई भयंकर मंदी को दूर करने के लिए वही खेल खेला है जो 1945 में उन्होंने खेला था। और 10 बरस के बाद हो सकता है कि वही बात फिर सामने निकल कर आए, जैसे अभी पर्ल हार्बर की बात तब सामने आ गई निकलकर कि हां हमने अपने ही ऊपर अटैक किया था क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कहता हूं जो मुझे परेशान करती है। जॉर्ज बुश का चेहरा देखा है आपने पिछले 3-4 दिन? जॉर्ज बुश जो वहां का प्रेसिडेंट है, उसका चेहरा आप देखो, कुछ लगता है आपको उसके चेहरे? कहीं से भी कुछ लगता है? किंचित मात्र एक लकीर दिखाई देती है उसके माथे पे कि कुछ गड़बड़ है? मजे में है एकदम। और इतने मजे में आदमी वही रह सकता है जो प्लॉट बनाया हो, और तो रह ही नहीं सकता। अचानक से किसी देश पर इतना बड़ा अटैक हो जाए तो हवाइयां उड़ने लगती हैं चेहरे। आप परवेज मुशर्रफ का चेहरा देख लो, हवाइयां उड़ रही हैं उसके से। ऐसा लग रहा है परवेज मुशर्रफ को कि कहीं मेरे ही ऊपर तो हमला नहीं हो रहा।
तो आप परवेज मुशर्रफ का चेहरा देखो, एकदम सूख गया है। मेरी कल्पना ऐसी थी कि ये चेहरा जॉर्ज बुश का भी होना चाहिए था, क्योंकि जिस देश में अचानक से हजारों लोग मर गए हों, वहां के राष्ट्रपति को तो वो होना ही बहुत कम, लेकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी टेंशन नहीं है जॉर्ज बुश को। और सिर्फ जॉर्ज बुश ही क्यों, कॉलिन पवेल को नहीं है जो उनका रक्षा मंत्री है, किसी को नहीं है। और ये सब जो है मान कर बैठे हैं कि अभी एक आध हफ्ते में युद्ध हमें शुरू करना है, उसकी भूमिका बना रहे हैं। अब भूमिका एक ही बन रही है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को साथ ले लें, तो इसमें फायदा पता है क्या होगा, नाटो जब साथ में आएगा तो युद्ध का खर्चा बराबर बांटा जाएगा, नहीं तो अमेरिका के ऊपर ही पूरा बोझ आ जाएगा। अमेरिका बहुत चालाक है, आप चाहे अमेरिका अकेले अटैक कर सकता, कोई मुश्किल थोड़ी है। अफगानिस्तान को अटैक करना अमेरिका के लिए तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान उनके टक्कर का देश नहीं है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि वो अकेले अटैक करे, वो क्या कहता है, सबको मेल जोल कर अटैक करो। तो मेल जोल से अटैक के क्या होगा कि अटैक करने का मान लो $200 अरब का खर्चा आया, तो नाटो के 18 देश हैं, सब में बराबर बराबर बच जाएगा। तो अमेरिका का अपना खर्चा कम होगा और हथियार उनके मैक्सिमम बिकेंगे, क्योंकि हथियार नाटो में कोई नहीं बनाता सिवाय अमेरिका के। एक ही देश है जो हथियार बनाता है, अमेरिका। बाकी नाटो के जितने भी देश हैं वो उनसे लेते हैं, खरीदते हैं, तो उनकी सप्लाई होगी। अब आप देखो कि खर्चा युद्ध में जब होगा तो वापस अमेरिका में ही पहुंचेगा वो पैसा। नाटो के देश जितना भी खर्च करेंगे हथियार खरीदने में, वो जाएगा अमेरिकी कंपनियों के खाते में, तो पैसा तो अमेरिका में वापस ही आने वाला है। उसी पैसे से वो अपनी मंदी को दूर करने की योजना बनाते। और जब उनकी वॉर इंडस्ट्री रेगुलेट हो जाएगी तो 90 इंडस्ट्रीज उनकी अपने आप जिंदा हो जाएंगी। तो